हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम कोविड-19 को समझें। इसकी जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं या 19 कोविड का हमारे ऊपर जितना प्रभाव पड़ रहा है, इसे हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि विगत 4-5 महीनों के अंदर हम सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हम अपने घरों में बंद हैं, घरों में रह करके अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। उसी का एक परिणाम आज इस वेबिनार में देखने को भी मिल रहा है कि हम विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थाओं, अस्पतालों, विभिन्न समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ जुड़कर अपनी बात करने के लिए बैठे हुए हैं। एक संयोग ही है जो होता है 19 कोविड नहीं होता, तो हमको वेब के माध्यम से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। एक नया अनुभव इसके द्वारा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जैसा बात करते हैं, आप उसमें चर्चा भी करते हैं और हमारे लिए जब विषम परिस्थितियां बढ़ती हैं तो उन विषम परिस्थितियों से कैसे निकलना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में अवसर शायद ये समय ऐसा है जिसमें हम चिंतन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। चिंतन के माध्यम से विभिन्न निष्कर्ष निकलता है जिसको समाज के लिए सहायक सिद्ध होता है, और इसके माध्यम से हम लोग समाज को बहुत सारी चीजों को दे पाते हैं। निश्चित रूप से आज जितने भी हमारे प्रमुख वक्ता हैं, आप विषय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सिन्हा अभी बता रहे थे आपको और कितने प्रकार के रसायन हैं जिनका उपयोग क्षेत्रों में कर पाते हैं, और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस कोविड-19 को लेकर के, इस पर हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं से प्रकाश डालेंगे, और इसका जो प्रकाश होगा वो समाज के लिए सहायक होगा, क्योंकि हम सारी चीजों को जानने के बाद भी ज्यादा हम मुकाबले रखते हैं। हमने देखा है कि पूरे पहले तो पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन था, कई देश में लॉकडाउन चला, और फिर अभी हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन चला, फिर अनलॉक हुआ। इस अनलॉक की स्थिति में भी जब बढ़ने लगे, फिर उसमें भी लॉक करने की आवश्यकताएं पड़ी। हम इसका पालन किस स्तर तक कर पाते हैं, निसंदेह इसका पालन जब तक हम नहीं कर पाएंगे ये समस्या वहीं की वहीं रहेगी, और आने वाला समय हमारे लिए दुखद होगा। तो आज जब हम चर्चा करेंगे इस चर्चा से बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। इस निष्कर्ष का निश्चित रूप से समाज पर प्रभाव पड़ेगा, और हम आने वाले समय में इस महामारी से निजात पाने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। मैं एक बात मैं आपसे निराकरण करते हुए स्वागत करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस वेबिनार में अपने वक्तव्य के द्वारा समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम का संचालन मिस्टर संदीप कुशवाहा के द्वारा किया जाएगा। अगली कार्यक्रम मैं हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय सभी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की शुरुआत की उद्बोधन से। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच बहुत सारे मेहनत स्पीकर्स हैं। आज कोविड-19 के इस दौर में जबकि पूरा वर्ल्ड लगभग हॉस्टेज बना हुआ है, तो इसका प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उन्हीं में से कुछ क्षेत्रों का हमने अपने इस वेबिनार के लिए चुना है, जिससे हम देखेंगे कि हमारे वक्तागण आपको इस बात से बताएंगे कि कोविड-19 का इफेक्ट एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे कैसे कैसे पड़ने वाला है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आज के हमारे पहले वक्ता डॉक्टर एम.के. द्विवेदी सर का। डॉक्टर एम.के. द्विवेदी सर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से हैं, जो आज अपने इस व्याख्यान में हम सभी को इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फार्मा सेक्टर के बारे में अवगत कराएंगे। डॉक्टर द्विवेदी सर, स्वागत है आपका।
म्यूट करा दीजिए। हाँ सर दिख रहा है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज़ आ रही है आपकी। ओके। थैंक यू डॉक्टर एस के सिन्हा और इनवाइटिंग मी टू द मैं चार त्रिपाठी जी और सिन्हा जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस वेबिनार में इनवाइट को। जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग माय आज मैं बात करूँगा फार्मा सेक्टर पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरव्यू भी है और इम्पैक्ट भी है और पोस्ट कोविड-19 इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तीनों पर बात करूँगा। उससे पहले कि मैं हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज़ आ रही है सर आपकी। हेलो, आवाज़ आ रही है। ओके। अच्छा, देखिए कोरोना वायरस की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पैथोजन की एक बिग फैमिली है और ये शुरुआत अगर देखें तो 1960 में सबसे पहले केस रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद 1980 से लेकर प्रत्येक डिकेड में इन्फेक्टेड डिजीज 3 टाइम्स से भी ज्यादा हुई। इनमें से 2/3 से ज्यादा एनिमल से ओरिजिनेट हुई है और उनमें से भी 70% वाइल्ड एनिमल से हुई है, जैसे इबोला है, एड्स है, स्वाइन फ्लू है, एबोल फ्लू है, ये सभी जूनोटिक डिजीज। अब कोविड-19 क्राइसिस के पीछे दो सबसे इम्पोर्टेंट कारक हैं। पहला है कि वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन के द्वारा एक्सप्लॉइट करना, वाइल्ड एनिमल्स को वेट मार्केट में सेल करना। ऐसा माना जाता है कि वुहान चाइना के वेट मार्केट से यहीं से वायरस ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आया। दूसरा जो कारण है वो है मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों सामान का एक देश से दूसरे देश में प्रस्थान हुआ, जिसके कारण से कोविड-19 जानवरों से, पहले कारण से कोविड-19 जानवरों से इंसान में आया और दूसरे कारण से ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई। सर प्रेजेंटेशन थोड़ा ऑफ हो गया सर प्लीज। हेलो, हाँ सर प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया सर प्लीज। वीडियो ऑन कर लीजिए सर हेलो। ऑफ हो गया है? हाँ जी सर प्लीज अगेन प्रेजेंट सर। नहीं दिख रहा है? हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर पीपीटी। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ जी सर अगेन अगेन प्रेजेंट सर। ओके ओके ओके। आप देख रही हैं? हाँ सर। हेलो, हाँ यस सर प्रेजेंट सर। हेलो, हाँ सर ओके सर कंटिन्यू सर। दिख रहा आ है। गया। यस ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 2019 को वुहान के एमएसटी ने रिपोर्ट किया था WHO को, इनके यहाँ बहुत सारे अननोन केसेज आ रहे हैं निमोनिया के। और इसके बाद 7 जनवरी 2020 में चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने अनाउंस किया कि उन्होंने वुहान में एक नया वायरस आइसोलेट किया और जिसका दिस नोवेल कोरोना वायरस वाज रेफर्ड टू एज 2019 N4 और इसको वुहान कोरोना वायरस नाम से जाना जाता था, जो कि वुहान सिटी में जिससे इन्फेक्शन हुआ था। तो इस तरह से शुरुआत वहाँ हुई थी और बाद में आपको पता है कि 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 इस बीमारी का नाम रखा गया और इस वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा गया। अब देखिए इसका जो नामकरण है ये
नामकरण वायरस का इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV इसका नामकरण करती है और जेनेटिक स्ट्रक्चर के बेस पे किया जाता है क्योंकि ये जेनेटिकली रिलेटेड था सार्स से जो कि 2003 में स्प्रेड हुआ था इसलिए इसका virus envelope. Now third one, see, this is the actually electronic microscope image within two class of an cell. This shows the spherical now see how this virus spreads. आपको पता है कि कैसे फैलता है कि जब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं माना जाता है क्लोज कांटेक्ट 6 फीट के अंदर है अगर तो इससे ज़्यादा चांसेस हैं स्प्रेड होने के। इसके अलावा अगर हम इन्फेक्टेड सरफेस को टच करते हैं और इसके बाद हम अपने माउथ नोज और आइज को टच करते हैं तो फिर इसके स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके सिम्टम्स तो लगातार चेंज हो रहे हैं जब से कोरोना वायरस आया अभी तक लेकर के बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं जैसे कफ है, फीवर है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चिल्स और हेडेक, थ्रोट पेन, मसल पेन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये अभी नई चीज है। और कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोगों में फीवर भी नहीं इसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो लगातार इसमें सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। देखिए ये लाइफ साइकिल है SARS-CoV-2 का ह्यूमन लंग सेल में। कोरोना वायरस इज मोस्ट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स while sneezing and coughing, and its journey begins in the first day after infiltration from the upper respiratory tract. Now you can see here, the viral replication actually involves several stages to infect host cell. First, attachment, penetration, uncoating, replication, assembly, and release. Now the spike protein of SARS-CoV-2, this binds to ACE2 receptor. What is ACE2 receptor? Angiotensin converting enzyme 2. This is ACE2. This is actually the specific protein that allows the virus to infect human cell. Actually, it is an entry point. And this ACE2, what is the role of ACE2? This actually helps modulate the many activities of a protein called angiotensin 2, ANG2, that increases blood pressure and inflammation, increasing damage to blood vessel lining and various types of tissue in cell. Now, the virion then releases RNA genome into the cell and transition of structural and non-structural proteins follow. ORF1A and ORF1B are translated to produce PP1A and PP1B polyproteins, which are cleaved by the proteases that are encoded by ORF1A to non-structural proteins. This is followed by assembly and budding into the lumen of acid. Virions are then released from the infected cell through exocytosis. You can see in this picture, NSP non-structural proteins, AC2, angiotensin converting enzyme 2, RAF endoplasmic reticulum, acid endoplasmic reticulum, Golgi intermediate compartments. You can see how this replicates itself. Now, the treatment of coronavirus. देखिए अभी तक कोई भी
मेडिसिन इसके लिए आई नहीं, स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक कोरोना वायरस की कोई बनी नहीं है। अभी तक जो मेडिसिन यूज हो रही है समय के हिसाब से, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप जानते हैं, जिसको बूटी के नाम से जाना जाता है, संजीवनी बूटी, और इसको प्राइम मिनिस्टर ने यूएस और दूसरी कंट्रीज में भेजा था। और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे देश में इप्का और जाइडस कैडिला ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो बनाते हैं। दूसरी जो मेडिसिन यूज हो रही है रेमडेसिविर है, टेविपिराविर है, डेक्सामेथासोन है, तो ये मेडिसिन इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी भी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन इसकी बनी नहीं है। वैक्सीन का ट्रायल जरूर चल रहा है और इस बीमारी से बचने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, तो वैक्सीन काम चल रहा है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अभी तक कुल 17 वैक्सीन फर्स्ट फेज में पहुंची है, जिसमें और 13 वैक्सीन वो सेकेंड फेज में है और 5 वैक्सीन थर्ड फेज में पहुंची हुई है। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन बन रही है वो कोवैक्सीन है, जिसको भारत बायोटेक बना रही है इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड NIV। ये फेज 1 ट्रायल इसका चल रहा है। और दूसरी जो वैक्सीन जो जिसका अप्रूवल मिला है वो है जाइडस कैडिला, इसको बना रही है। तो और वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से कोविशील्ड ये ह्यूमन फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है। तो इस तरह से अभी वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन अभी इसमें और जब तक ये नहीं आएगी तब तक प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है बचने का। अब देखिए, हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आवाज आ रही है। हेलो आ रही है सर आवाज? हेलो आ रही है सर आवाज, आपकी स्लाइड्स नहीं दिख रही। स्लाइड्स नहीं दिख रही है? नहीं सर, यू हैव टू प्रेजेंट अगेन। एक जस्ट होल्ड। ये दिख रही है? नो सर। हेलो नहीं दिख रही? नो सर। ओके ओके। नहीं आप दिख रही है? यस सर, यस सर। तो इसको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने बता दिया है इसको। ये लाइफ साइकिल है, इसको स्टार्ट ये ह्यूमन लंग सेल में कैसे ये रेप्लिकेट करता है वायरस। शुड आई रिपीट इट अगेन और यू अंडरस्टैंड इट? यस, यू कैन कंटिन्यू सर। ओके ओके। So this is actually the life cycle of SARS-CoV-2 in human cell, which I told you how the virus replicates itself. Now this is the treatment which I told you. Now how drugs trial and develop? You know, it's very difficult to develop a drug. It's a very lengthy, complex and expensive process. A lot of money is involved, and it takes 10 to 15 years to come into existence. So development of it takes that 2 to 4 years of pre-clinic development, 3 to 6 years of clinic development. Then additional time is needed for dealing with regulatory authorities. Now you see the stage how the drug actually comes to self from lab. Hello, दिख रही है slide? Hello. Yes sir. दिख रही है? Okay sir. Now see the stage 1. This is actually the drug discovery. So the first stage of drug development process is drug discovery. Okay okay. In the past you have seen that some drugs have been discovered by accident. For example, if you take the example of penicillin. Today more systematic approaches are used. One is highly throughput screening. This allows scientists to test thousands of potential targets with thousands of diverse chemical compounds to identify a new drug target combination. And second approach is rational drug design.
which involve designing and synthesizing compounds based on the known structure of a specific target molecule. While high throughput screening may identify hundreds of potential lead components, many will be eliminated at the first round of testing. During this round, compounds are tested in cultural cells or animals to find out how effective they are and whether they had any toxic effects. Now, the rational drug design develops fewer compounds compared to high throughput screening. However, these compounds are very specific to the target and used computer-based modeling to achieve this specificity. Now see the second stage, preclinical development. In this stage 2, what happens actually? Preclinical testing is used to determine how best to develop the drug for its intended use. It aims to establish how drugs are absorbed and distributed in the body and how they are broken down and removed from the body. The result of preclinical tests are also used to determine how to best formulate the drug for intended clinical use. For example, whether it will be most effective as a cream, a pill, an injection, or a spray. The preclinical studies aim to whittle hundreds of compounds down to just a few useful candidate drugs. Now you have seen that comes to 250. Now, stage 3. This is actually clinical development, and this is divided into various phases. You have seen here, stages are mentioned here. Now, the clinical development, also known as clinical trials, it involves testing the drug on human volunteers to provide more information about its safety and effectiveness. By the end of the clinical development phase, most of the investigational new drugs will have been eliminated on the ground of safety and effectiveness. Only 1 or 2 compounds will be submitted as a new drug application. After a drug has been approved by the appropriate regulatory bodies, pharmaceutical companies have a short period where only they have the rights to market the drug, and before other companies can market the same drug. So this exclusivity period is used to regain the massive investment required to develop and launch the new drug. After full approval, drug companies must continue to test their drug and monitor feedback from healthcare professionals to ensure the safety and effectiveness of the drug. After launching a drug, new side effects of risk factor may be identified that had not been previously recorded. So this is stage 4 of clinical development and is part of the continued monitoring of the effectiveness of the drug in their target patients. So you see कितना difficult होता है एक मेडिसिन को नई मेडिसिन को बाजार में लेके आना. 10 से 15 साल का टाइम, बहुत ही मेहनत का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. तो ये प्रोसेस है कैसे ड्रग लैब से होकर के सेल्फ में आती है. अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि इसमें इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स की क्या स्थिति है. देखिए, वैसे तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी के अधिकांश सेक्टर्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है. लेकिन अगर हम फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर्स में सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है और चाइना से जो एपीआई का इंपोर्ट, उसके इश्यूज को अगर हम छोड़ दें तो फार्मा सेक्टर के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं. अब आप देखिए इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में. इट इज द 3rd लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम and the country's market in manufactures 60% of vaccine globally. अब देखिए पूरे विश्व का 60% वैक्सीन का निर्माण इंडिया करता है, जिसमें से 40 से 70% WHO की डिमांड सप्लाई होती है, जिसमें डीपीटी, बीसीजी वगैरह, और 90% जो ग्लोबल डिमांड है मीजल्स का, वो सप्लाई करता है. तो इंडिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वर्ल्ड के केस में. तो जेनेरिक मेडिसिन के केस में अगर आप देखें, जेनेरिक मेडिसिन दो तरह की मेडिसिन होती है, ब्रांड और दूसरी जेनेरिक. तो जेनेरिक मेडिसिन में इंडिया ने सिग्निफिकेंट, और अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने
जेनरिक ड्रग्स के रूप में अपनी सेफ्टी और क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी पहचान बनाई है। लेकिन भारत बहुत कम दाम पर, लेकिन अगर आप देखें तो एपीआई के मामले में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि चाइना बहुत कम दाम पर एपीआई उपलब्ध कराता है। इसी कारण से इंडिया, आप देखिए, बहुत कम दाम पर एपीआई उपलब्ध कराता है, स्वाभाविक है। एक समय ऐसा था अर्ली 90s में जब इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था एपीआई में, लेकिन अब अपनी इंडिया की स्थिति ऐसी है कि लाल पीता शाही और